बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्थान के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी श्री मदन राठौर जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी श्री राधा मोहनदास अग्रवाल जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री और मेरे साथी वरिष्ठ साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, भगीरथ चौधरी जी, राजेंद्र राठौर जी, बहन अलका गुर्जर जी, श्री भारती पवार जी, अशोक परनामी जी, अरुण चतुर्वेदी जी, सीपी जोशी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री राजेंद्र सिंह जी, श्रीमती मंजू शर्मा जी, वासुदेव चावला जी, श्रीमती सुमन शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, हमारे महापौर, उप महापौर और हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सारे चुने हुए प्रतिनिधिगण, देवी और सज्जनों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी के 300 साल के जन्म जयंती पर यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले तो आयोजकों को और विशेष करके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर जी को और भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आने का मौका दिया है। राजमाता पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। वसुंधरा जी ने बड़े विस्तृत रूप में उनकी जीवन शैली, उनके कार्य, उनका जीवन में योगदान, इस पर प्रकाश डाला और उससे पहले भी वक्ताओं ने, मेरे आने के पहले बहुत से वक्ताओं ने उनके बारे में चर्चा की है। हमारे मदन राठौर जी ने एक दृष्टांत, एक वृतांत हम सबके सामने रखा, जिससे हमें माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन में कितने न्यायप्रिय थे, कितने न्यायप्रिय थी, इसका हमको अवलोकन देखने को मिलता है। और उसी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में अपनी बात को रखा है। मित्रों, ये हम शताब्दी, जन शताब्दी मनाते तो जरूर हैं, हम याद भी करते हैं, लेकिन उसकी गरिमा को और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में सच्ची श्रद्धांजलि तभी होती है जब हम उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। और इसलिए सिर्फ आज चर्चा कर लेना यह पर्याप्त नहीं है। इस चर्चा में से हमें क्या करना है और हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसका उदाहरण लेकर अगर हम प्रेरणा लें तो शायद हमारा जीवन सार्थक होगा, ऐसा मैं मानता हूं। और ये 300 साल उनका जन्म शताब्दी मनाना भी उपयोगी होगा, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हम सब जानते हैं, जहां हम उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं वह धर्म रक्षक भी थी, वो संस्कृति की रक्षक भी थी
और साथ में वो समाज सुधारक भी थी। बहुत कम होता है, बहुत कम ऐसे राजनेता होते हैं जो संपूर्ण होते हैं, समावेशी होते हैं। किसी का ध्यान धर्म पर ज्यादा हो जाता है तो शायद समाज सुधार छूट जाता है, किसी का ध्यान संस्कृति की रक्षा पर रहता है तो धर्म के कर्म धर्म छूट जाते हैं। लेकिन पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर संपूर्णता में व्यक्तित्व था, जो धर्म रक्षक के रूप में भी, सांस्कृतिक रक्षक के रूप में भी और समाज सुधारक के रूप में भी उनको हम सब लोग याद करते हैं। और याद करिए, ये 21वीं शताब्दी नहीं थी, वो 18वीं शताब्दी थी। 18वीं शताब्दी में मुगलों के शासन में महिलाओं की क्या स्थिति थी, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज प्रोग्रेसिव बात करना तो फैशन हो सकता है, लेकिन 18वीं शताब्दी में नई दृष्टि देना और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन लगा देना, यह कितनी बड़ी प्रेरणा का विषय बनता है, इसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए उनका नेतृत्व 18वीं शताब्दी में अद्वितीय भी था और उनका प्रभाव निर्णायक था। उनमें संकल्प शक्ति की वो प्रतिमूर्ति थी। जो संकल्प कर लिया उसको पूरा करना उनके जीवन का लक्ष्य था। और उसी तरीके से वो साहस से परिपूर्ण थी और विचारधारा से कटिबद्ध थी। और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित जीवन था। और देखिए, उनके जीवन में वह राजनीति के सब गुण दोष को जानती थी, वो कूटनीति की ज्ञाता भी थी और साथ ही साथ वो साहसिक और निर्भीक महिला भी थी। और इसलिए माता अहिल्याबाई होलकर से हम सब लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। आज हम लोग गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, लेकिन आप सोचिए 18वीं शताब्दी में जिसने सत्ता अपने पति के शौर्य के कारण कुंभेर के लड़ाई में अपना जीवन बलिदान किया था, शहीद हुए थे, उनके जाने के बाद शासन को संभाला। लेकिन गुड गवर्नेंस की बात हम आज करते हैं, पर सुशासन उन्होंने 18वीं शताब्दी में हमें दिया। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। न्यायप्रियता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमारे मदन राठौर जी ने बताया है। और लोक हितकारी, उनके जितने भी योजनाएं थी वो सब लोक हितकारी थी और इसलिए वो बहुत दूरगामी प्रभाव छोड़ने वाली थी। हम सब जानते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर के बारे में उन्होंने अपना जीवन एक तरीके से समर्पित कर दिया। अब जब मैं सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर की बात करता हूं तो फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ हो, फिर चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, फिर चाहे वो बिहार का वो मंदिर हो जिसके नवीनीकरण के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया। और इसके साथ साथ हर मंदिरों के साथ धर्मशाला बनाने का काम भी उन्होंने किया। इसलिए संस्कृति की रक्षा भी की और धर्म को भी प्रोत्साहित किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज सुरक्षा की बात हो रही है। जब उन्होंने सत्ता संभाली थी तो बाह्य सुरक्षा खतरे में थी, आंतरिक कला था और आर्थिक रूप से मंदी थी। लेकिन उन्होंने, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आज जो आपदा को अवसर में बदल देते हैं, उस तरीके से उस समय अहिल्याबाई होलकर जी ने भी ये आंतरिक कला, बाहरी सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को जो आपदा थी उसको अवसर में बदल करके उन्होंने आगे बढ़ने का काम किया। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा व्यापार की बढ़ोतरी उस समय के राज्य की बढ़ोतरी का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ सुशासन होना चाहिए, लगाम अनुकूल होना चाहिए, लेकिन लगाम से किसी को कसना नहीं चाहिए। और उन्होंने उसकी उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाने का काम किया। और इसलिए आज
अगर हम अपने पुराने जल शक्ति मंत्री गजेंद्र जी को जब हम याद करते हैं और जब हम जल ही जीवन की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि 18वीं शताब्दी में उन्होंने कृषि में सिंचाई को लाने का काम किया और इरिगेशन को लाने का काम किया। इसके लिए कुआं, नहर, तालाब और नदियों का संरक्षण करने का काम अहिल्याबाई होलकर जी ने 18वीं शताब्दी में किया। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, हम ये कह सकते हैं कि हर तरीके से उन्होंने देश की और प्रदेश को आगे, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन एक बात आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि इतने सालों बाद अहिल्याबाई होलकर कैसे याद आई? 60-70 साल क्यों नहीं याद आई? किसका राज था? किसने उन्हें इतिहास के पन्नों में दबा के रखा? और कौन है वो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, जो आज अहिल्याबाई होलकर के हर कार्यक्रम के माध्यम से उनको देश के सामने लाने का प्रयास किया गया है? इस बात को समझ लेना चाहिए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भोपाल में अहिल्याबाई होलकर जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और मनाया उन्होंने। मुझे यहां आने का सुअवसर मिला। हर जगह संगोष्ठी हो रही है, हर जगह चर्चा हो रही है, हर जगह जनसभाएं हो रही हैं, हर जगह यानी मातृशक्ति को ताकत देने का काम अगर अहिल्याबाई होलकर जी ने किया तो उसको जनता के सामने और महिला शक्ति के सामने लाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यह भी हमको समझ लेना चाहिए, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और जिन लोगों ने पन्नों में, इतिहास के पन्नों में उसको दबाया, इतिहास ने उनको दबा दिया, यह भी याद रखना चाहिए। जिन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, उनको इतिहास ने दबा दिया। और आज हम सब के लिए वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। और इसलिए कार्यशालाएं हो रही हैं, संगोष्ठी हो रही है, जनसभाएं हो रही हैं, रैली हो रही है। और ये हर तरीके से हम आज अहिल्याबाई होलकर जी को याद करके महिला शक्ति को नमन कर रहे हैं और महिला शक्ति की ताकत को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं यहाँ यह भी आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने विकास के दृष्टि से बहुत से काम किए, लेकिन आज अगर उसको देखा जाए तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भी महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा काम चल रहा है। मित्रों, हमने वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सिर्फ विमेन डेवलपमेंट की बात नहीं की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमेन लेड डेवलपमेंट की बात की। इसको हमको समझ लेना चाहिए। यानी महिलाओं के माध्यम से डेवलपमेंट हो, और इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया। नारी तू नारायणी, इसमें जो हिस्सेदारी है उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। और उसी तरीके से आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमने लाइफ साइकिल अप्रोच को डेवलप किया। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जन्म से लेकर पढ़ाई तक, शुरू से लेकर के उसको स्वावलंबी बनाने तक के अप्रोच को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां बनी हैं और महिला सशक्तिकरण का काम को आगे बढ़ाया है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लाने के लिए 2014 तक का इंतजार क्यों करना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि इससे पहले की सरकारें इसके प्रति उदासीन थी। लेकिन आज मोदी जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से सेक्स रेशियो, और मुझे खुशी है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सेक्स रेशियो में बराबर इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। पोषण अभियान, और उसी तरीके से बातें बहुत छोटी हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गर्ल्स का टॉयलेट स्कूल में नहीं था, किसी ने इसकी चिंता नहीं की। और इसके चलते बच्चियों का 5वीं क्लास के बाद ड्रॉप आउट शुरू हो जाता था। बात बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसके टॉयलेट्स बनाने का काम किया और लगभग 1 करोड़ टॉयलेट्स बना करके बच्चियों की ड्रॉप आउट रेट को बढ़ाने का काम किया, इसको आगे बढ़ाया गया। उसी तरीके से सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ 1 लाख अकाउंट ओपन किए गए।
नारी शक्ति वंदन अभियान में मैं बड़े गौरव के साथ कह सकता हूं और जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि अब 2029 में जो पार्लियामेंट बनेगी उस पार्लियामेंट में 33% महिलाएं पहुंचने वाली हैं। 33% महिलाएं पहुंचने वाली। तो अहिल्याबाई होलकर ने जो सपना देखा होगा उसको साकार करने का काम किया तो नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना और जल जीवन मिशन, मैं बार बार इसकी चर्चा करता हूं। मैं पहाड़ से आता हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप बताइए कभी आपने गांव में कोई तस्वीर देखी है कि पुरुष घड़ा उठा करके पानी ले जा रहा हो? देखी है? अगर आपने तस्वीर देखी होगी तो हमेशा बहनों ने घड़ा उठा करके पानी, और जल जीवन मिशन में ये मोदी जी हैं जिन्होंने आपके सर से घड़ा उतरवाया है और घर में पानी पहुंचाया है। ये आपको समझ लेना चाहिए। बोलिए, ये नारी शक्ति के प्रति सशक्तिकरण है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं, टॉयलेट्स की बात तो मैंने कर ली। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा था कि स्वच्छता अभियान शुरू होगा, तो इन कांग्रेस के लोगों ने मजाक उड़ाया था, कहा था ये अनभिज्ञ हैं, उनकी हंसी उड़ाई गई थी। कांग्रेस के लोगों ने इस बात को हल्के में लिया था और क्या कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी नए प्रधानमंत्री बने, इनको मालूम नहीं है कि लाल किले से टॉयलेट की बात नहीं की जाती है। लेकिन सच्चाई ये थी कि जिन लोगों ने राज किया था कांग्रेस के प्रधानमंत्री, वो इंडिया जानते थे, भारत नहीं जानते थे। उनको भारत नहीं पता था। उन्होंने दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता देखा होगा, लेकिन भारत का गांव नहीं देखा था। और राम मनोहर लोहिया ने पार्लियामेंट में कहा था कि मुझे शर्म आती है कि जब सुबह सुबह मेरी जीप नेशनल हाईवे पर जाती है तो मैं झुंड के झुंड महिलाओं को लोटा उठा करके सड़क के किनारे अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए मैं देखता हूं तो मेरी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। ये राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि रात को मैं देखता हूं झुंड के झुंड। यानी कैसा जीवन होगा उन महिलाओं का जो अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त का इंतजार करती होंगी। और मालूम है इनकी संख्या कितनी थी? 12.5 करोड़। 12.5 करोड़ महिलाओं को और उनके बच्चों को इज्जत से जीने का अगर इज्जत घर दिया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को सही मायने में सत्ता के रूप से, ताकत से जनता के लिए उतारने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये आपको जानना चाहिए। मैं गांव से आता हूं, मैं बार बार इसको सुनाता हूं क्योंकि आपने वो तस्वीर शायद नहीं देखी होगी, लेकिन मैंने देखी है। जब मैं छोटा होता था तो हर गांव में मैं किसी न किसी महिला को अपाहिज देखता था। किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई होती थी, किसी की टांगें टूट गई होती थी और किसी का बाजू टूट गया होता था। और जब मैं पूछा करता था कि ये कैसे हुआ तो पता चलता था कि लकड़ी काटने गई थी, पेड़ पर चढ़ी थी और पेड़ से गिर गई थी, इसलिए अपाहिज हो गई। ये मैंने तस्वीर देखी है और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए। और वो भी मैंने दिन देखा है जब लकड़ियां लाती थी, उनको सुखाया जाता था, उसके बाद उनको जलाया जाता था। आपने शायद नहीं सुना होगा, नहीं देखा होगा, पर मैंने अपने यहां अपनी आया मां को देखा है। फूकनी आप पता नहीं क्या बोलते हैं, यहां फूकनी बोलते हैं। फूकनी से फूक कर चूल्हा जलाती थी। 200 सिगरेट का धुआं अपने छाती में लेती थी और उनको टीबी भी हो जाता था और तब वो घर का खाना बनाती थी। आज मोदी जी ने 12 करोड़ बहनों को मुफ्त उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर दिया है आधे घंटे में। बोलिए, ये नारी सशक्तिकरण हुआ है कि नहीं हुआ है? ये वुमेन लेड डेवलपमेंट है कि नहीं है? स्टैंड अप इंडिया में 84% फायदा
84% फायदा महिलाओं को हुआ है। उसी तरीके से जनधन योजना में जो अकाउंट खोले हैं उसमें 45 करोड़ में 30 करोड़ बहनें हैं जनधन योजना में। उसी तरीके से मुद्रा योजना में 69% हमारी बहनें हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना में 72% आवास महिलाओं के नाम पर हैं। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड मैटरनिटी लीव 26 सप्ताह की ये देने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आप देखिए ना, एक प्रेग्नेंट वुमेन, एक वर्किंग वुमेन, उसको 12 सप्ताह मिलते थे, आज 26 सप्ताह मिल रहे हैं पेड, और प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में भी। ये क्या नियम का परिवर्तन महिला सशक्तिकरण का कारण बना है कि नहीं बना है? इसलिए जब हम जब अहिल्याबाई होलकर जी को याद करते हैं तो उसको अमली जामा पहनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमें लोगों को आदत है समाज को बांट कर देखने की, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास माना। और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक बंद करो, और मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक नहीं है, सीरिया में 3 तलाक नहीं है, ईरान में 3 तलाक नहीं है, इराक में 3 तलाक नहीं है, इंडोनेशिया जो मुस्लिम बहुल देश है 3 तलाक नहीं है। लेकिन हमारे यहां भारत में ये सेक्युलर के पुजारी बने हुए लोग, जिनमें हिम्मत नहीं थी, मोदी जी ने 3 तलाक को समाप्त कर दिया और मुस्लिम बहनों को आजाद कर दिया। इस तरीके से आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए हम ये कह सकते हैं, उसी तरीके से अगर काशी विश्वनाथ का पुनर्जीवन अहिल्याबाई होलकर जी ने किया तो उसको नए तरीके से सजाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर सोमनाथ का काम उन्होंने किया तो आज सोमनाथ का फिर से जो नवीनीकरण हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम देखें महाकाल उज्जैन, उस महालोक उज्जैन, उसका भी जो जीर्णोद्धार हुआ है वो भी हम सबके सामने है। 4 धाम की यात्रा यानी सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम लोगों ने उसको जोड़ने का प्रयास किया है और आज प्रसाद योजना के तहत ये सारा काम तीव्र गति से चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर जी ने जनजातियों के लिए बहुत बड़ा काम किया था, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जनजातियों को मुख्य धारा में लाने का काम किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मित्रों, आज अगर हम वैसे आपको बताने लगे तो बहुत लंबी गाथा है। किसान सम्मान निधि से लेकर के किसानों का, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, इन सब की चिंता अगर अहिल्याबाई होलकर जी के समय हुई तो उसी के कार्य रूप में आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार कर रही है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए, इसको हमको चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि चाहे किसान की बात करूं, चाहे दलित की बात करूं, चाहे हम अपने आदिवासी की बात करूं, सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, और वो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत गौर से सुनता भी हूं, समझता भी हूं और कोशिश भी करता हूं कि समझाए, और आप सब भी समझते होंगे। अहिल्याबाई होलकर जी के समय में भी बाह्य सुरक्षा एक खतरा का विषय बना हुआ था, और आज पाकिस्तान भी दिन रात अपने कुत्सित मन से, कुत्सित विचार से और कुत्सित योजनाओं से भारत को बुरी नजर से देखने के काम में पीछे नहीं रहता है। लेकिन ये मोदी जी का भारत है, ये बदला हुआ भारत है। अब भारत डोजियर नहीं भेजता। 26/11 हो जाए तो डोजियर भेजने का काम भारत नहीं करता। मोदी जी शिकायत नहीं करते हैं, मोदी जी अपने शब्दों को क्रियान्वित करने का काम करते हैं। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं याद दिलाना चाहूंगा, उरी की जब घटना घटी थी तो मोदी जी ने कहा था इसका जवाब मिलेगा, इसका जवाब
मिलेगा। और उसके बाद हम सबको मालूम है कि घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था और पाकिस्तान के उन सारे इलाकों को ध्वस्त करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। जब पुलवामा हुआ तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ था और उनके अड्डे ध्वस्त किए गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब पहलगाम हुआ तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसका जवाब तुमको मिलेगा, समय हम तय करेंगे, स्थान हम तय करेंगे और कल्पना से भी बाहर तुमको जवाब मिलेगा, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। और 9 उनके अड्डे, जिसमें उनके हेडक्वार्टर भी थे, लश्कर-ए-तैयबा के भी और जैश-ए-मोहब्बत के भी, दोनों के हेडक्वार्टर्स को ध्वस्त करके, और इतना ही नहीं, जब उन्होंने बाड़मेर की तरफ बुरी नजर डाली, जब उन्होंने श्रीनगर पर बुरी नजर डाली, जब उन्होंने अमृतसर पर बुरी नजर डाली, तो उनके 9 सैनिक ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया, 11 सैनिक ठिकानों को भी ध्वस्त कर दिया, ये हम सबको मालूम है। अब आप सुनिए जो प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ये न्यू नॉर्मल है, अब नया भारत है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, तुम आतंकवादी घटना करने की कोशिश करोगे, भरपूर जवाब मिलेगा तुमको, भरपूर जवाब मिलेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि एटम बम की गईदेर भभकी बंद करो, ये नया भारत है, ये न्यू नॉर्मल है, मुंह तोड़ जवाब तुमको मिलेगा। और तीसरी बात उन्होंने कही है कि आतंकवादी करने वाले लोग और जो लोग इनको संरक्षण देते हैं, इनको एक ही नजर से देखा जाएगा। सत्ता के दृष्टि से अगर लोग जो साथ दे रहे हैं, एक ही नजर से देखा जाएगा। इसलिए मित्रों, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज बदलता हुआ भारत है और आपने देखा कि तीनों बार मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर, और पुलवामा अटैक के बाद तो पाकिस्तान के 4 दिन के अंदर छक्के छूट गए, घुटने टेक दिए, ये भी हम लोगों ने देखा है। इसलिए मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, सुरक्षित भारत, सामर्थ्यवान भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है और हम सब लोग अहिल्याबाई होलकर जी से प्रेरणा लेकर सुरक्षित भारत को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोग मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का यह काम है कि राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत होकर देश की रक्षा के लिए हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और देश को मजबूत बनाने में अपना पूरा योगदान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।